ट्रंप ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और 2 हफ्ते का सीज फायर। लेकिन वो जो 2 हफ्ते की सीज फायर के जो हमने खास चीज़ देखी वो ये देखा कि उसने ये बताया, डिटेल से आया कि 15 पॉइंट का प्रपोजल जो है वो यूएस का है, लेकिन जो फ्रेमवर्क है वो ईरान का जो 10 पॉइंट प्रपोजल है वो फ्रेमवर्क होगा और 15 पॉइंट प्रपोजल पर बात होगी। तो ईरान का जो फ्रेमवर्क प्रपोजल है आपने देखा ही है, तो उसके हिसाब से तो ये तय हुआ कि साहब दिस इज ऑलमोस्ट एन अनकंडीशनल सरेंडर, क्योंकि ट्रंप को केवल एक ही चीज़ मिलती है इसमें से कि भाई ईरान कह रहा है कि भाई हम वेपन्स नहीं बनाएंगे यूरेनियम का। पहले ये था कि यूरेनियम हमारे एनरिच यूरेनियम हमको दे दो, IAEA को दे दो। फिर ये था कि साहब हम रिजीम चेंज करें, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव रिजीम चेंज, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कि भाई हम इनके जो तेल है इसके ऊपर कब्जा करेंगे। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव of course to go and occupy some parts of Iran and use that as a bargaining chip। तो इनमें से कोई भी तो फुलफिल हुआ नहीं। फिर हुआ ये है कि जब आप ओमान में जिस समय नेगोशिएशंस हो रहे थे, तो ओमान में नेगोशिएशंस में जो इनका न्यूक्लियर वाला जो था वो दैट अंडरटेकिंग ईरान जो था वो देने को तैयार था, दे वर रेडी टू गिव। अभी भी आप उसी पे हैं, बस फर्क इतना है कि तब होर्मुज खुली हुई थी और अब होर्मुज बंद है, एंड यू आर रेडी टू कंसीड इट टू ईरान। तो सर योर असेसमेंट। सवाल के जवाब में मैं चंद एक चीजों को हाईलाइट करना चाहता हूं। सबसे पहला चीज है, थोड़ा सा टाइम अगर देंगे मैं कुछ व्याख्या करना चाह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप आज के दिन में जो स्थिति में है उसको मैं कहता हूं उसको एस्केलेशन एंट्रैपमेंट। एस्केलेशन एंट्रैपमेंट का मतलब यह है कि ही इज कॉट इन अ बाइंड। ऐसा एक जगह पे वो बांधे हुए हैं, अगर वो दोनों की तरफ, एक तरफ है रिस्ट्रेंट और दूसरी तरफ है एस्केलेशन। अगर पीछे हटते हैं, रिस्ट्रेंट करते हैं, वहां पे भी डूम्ड, लेकिन उसमें बेनिफिट काफी, डिविडेंड्स काफी मिल रहा है, पे ऑफ काफी फेवरेबल है। किस तरफ? उनका पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ, देश की तरफ। उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हो या ना हो, लेकिन तराजू जो है उसकी तरफ टिल्ट कर रहा है इन फेवर, है ना। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जगह देखते हैं, और इसी तरह अमेरिका फर्स्ट उस तरफ टिल्ट कर रहा है। तो ये सारे चीजों को जब आप एनालाइज करते हैं, एस्केलेशन के खिलाफ जब आप मापते हैं, तोलते हैं, दिखा जाता है एस्केलेशन की तरफ अगर वो जाते हैं तो एक कन्फ्रंटेशन एक प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं ईरान के खिलाफ, और कन्फ्रंटेशन की वजह से इनकी कॉस्ट एंड जो कॉस्ट फैक्टर है बहुत बढ़ जाता है, और कॉन्सिक्वेंसेस काफी खतरनाक हो जाते हैं। कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, अगर अमेरिकन कोई भी यूट्यूबर का आप सुनेंगे पिछले मान लीजिए 6-7 दिन में, सबका डर यही था कि कहीं ना कहीं ये अल्टीमेट स्टेप लेने जा रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने। जी जी बिल्कुल यही बात हो रही थी कल। तो ये जब उसने बोला कि हम सिविलाइजेशन मिटा देंगे, तब तो यही मिटा देंगे, तब कैसे मिटाएंगे? तो न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्तेमाल करने जा रहे थे। तो वहां पे रिपब्लिकन्स घबरा गए हैं। अमेरिका का अगर देखेंगे, रिपब्लिकन्स इतने घबरा गए हैं। सबसे बड़ा चुनौती आज के दिन में क्या है, वो अमेरिका में कहते हैं, अगर लोगों से बात करोगे, थोड़ा गहराई में जुड़ोगे, पॉलिटिकल सिविल वॉर। पॉलिटिकल सिविल वॉर का खतरा इतना बढ़िया है कि डेमोक्रेट्स में अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, इनका जो ऑपोजिशन पार्टी है, लेकिन 2 हिस्सों में वो बांटे हुए हैं। ये जो लड़ाई हो रहा है ईरान में, लड़ाई की वजह से डेमोक्रेट्स क्या हुआ है, ये जो दरार था, एक गैप बढ़ गया था, ये गैप काफी नजदीक, मतलब वो ब्रिज हो गया, अभी एकजुट हो गया है। तो ये एकजुट होना, इकट्ठा आना, ये बहुत बड़ा एक खतरनाक एक डेवलपमेंट माइलस्टोन होता है इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री, और आई वुड से पॉलिटिकल सिविल वॉर का जो प्रोफाइल चल रहा है आज के दिन में। तो रिपब्लिकन का स्टेइंग पावर जो है बहुत कमजोर होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक मेन चीज है, और यहीं पे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। हालांकि आपने ओपनिंग नैरेटिव में बता दिया उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, ये शुरू में उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था।
ये उठ के चल पड़े, लड़ाई का जैसा कोई पिकनिक का मैदान है वो चल पड़े। हो सकता है कि वो पहले से सोच के रखे होंगे, बोलते हैं जगह जगह कि ये 47 साल का पेंडिंग एजेंडा है, अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ यूएसए, इट्स अ लेगेसी, हिस्टोरिकल माइलस्टोन टू बी अचीव, कोई प्रेसिडेंट उनसे पहले अचीव नहीं कर पाए, और वो है इतना काबिल, इतने मजबूत है, पूरा देश को प्रोजेक्शन ऑफ पावर के प्रोफाइल में दिखाते हुए ईरान को उन्होंने पूरा हरा दिया है। सो एज पर हिज परसेप्शन वो कह रहे हैं इट इज अ विक्ट्री। लेकिन आज हम, आप और मैं बैठे हैं, मैं आपको बहुत ही तहे दिल से फिर से धन्यवाद देता हूं कि इसको हम एनालाइज, विश्लेषण करके देखना निहाती जरूरी है, क्या वो सक्सेसफुल है, अगर सक्सेसफुल है तो किन पहलुओं पर वो सक्सेसफुल है, अमेरिका किन पहलुओं पर विक्ट्रियस है। लड़ाई के मैदान में जब जाते हैं देयर आर नो रनर्स अप। हेनरी किसिंजर 1969 में, इन्हीं के देश के हैं जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एक समय में, काफी लंबे दौर के लिए, इन्होंने अपने किताब में कोई कोई जगह जिक्र किए हैं कि कन्वेंशनल आर्मी लूजेस इफ इट डजंट विन, अ कन्वेंशनल आर्मी लूजेस इफ इट डजंट विन, द गरिल्ला विंस इफ इट डजंट लूज। आप देखिए शब्दों में, लफ्जों में जो जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि गरिल्ला बिना लूज करके भी वो विन कर सकता है, बिना हार के भी वो जीत सकता है, जो कि आज ईरान के साथ हो रहा है। ईरान एक एसिमेट्रिक फोर्स लेवल है, सिविलाइजेशनल पावर है, इसको अंडर एस्टिमेट करके जिस तरफ उन्होंने हमला शुरू किया 28 फरवरी को, ये एक्चुअली इन्होंने सही इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कोई प्लान नहीं किया है। कोई मिलिट्री ऑपरेशन 11,000 किलोमीटर दूर एक्सपेडिशनरी फोर्स के साथ हमले के लिए जाते हैं, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्वक होता है लॉजिस्टिक्स। 11,000 किलोमीटर से लॉजिस्टिक्स, जब आप देखेंगे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था 1991 में, 750,000 ट्रूप्स अलग अलग जगह से, विश्व के अलग अलग जगह से मोबिलाइज होके, कोई जर्मनी में लैंड हो रहा है, कोई सऊदी अरेबिया में लैंड हो रहा है, कोई इराक में लैंड हो रहा है। ये जो हुआ था 750,000 के लिए मल्टीपल लॉजिस्टिक एचेलॉन्स बने हुए थे। इस बार जो मोबिलाइज हुए हैं उनका लॉजिस्टिक बेसिस क्या था? यहीं पे सवाल आता है, क्या लड़ाई उन्होंने प्लान करके, कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, ये डिफाइंड बाउंड्री के अंदर जाना पड़ता है, तब जाके आपका ऑब्जेक्टिव हासिल होता है। नहीं तो बीच में क्या होगा, नए नए ऑब्जेक्टिव, पहले उन्होंने शुरू किया डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान, उसके बाद रिजीम चेंज, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल की नाकामयाब वो करना, उसके बाद प्रॉक्सी जोड़ दिए, और अभी क्या है, एक जोड़ दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको कंटिजेंसी प्लानिंग कहा जाता है। क्या उन्होंने कोई कंटिजेंसी, मिलिट्री हिसाब से, हैसियत से मैं कह रहा हूं, क्या उन्होंने कोई कंटिजेंसी प्लानिंग किया था? उन्होंने अपने एडवाइजर की कोई भी बात सुनी नहीं है।